नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कल जहाँ तक क्वेश्चन बताए थे उसके आगे। तो कल क्वेश्चन नंबर 92 तक बता चुके थे, ठीक है। और आज क्वेश्चन चालू करते हैं 93 से, ठीक है। और एक क्वेश्चन की कौन सी सीरीज चल रही है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो आपके नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए जिनका आगे 2-4 दिनों में एग्ज़ाम है। निश्चित रूप से इन 100 क्वेश्चन में से आपका 100% फंसेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक प्रीवियस ईयर के पेपर है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले हम पहले गति के 2-3 इक्वेशन है उनको हम समझ लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है, आप लोग पढ़े होंगे, गति का समीकरण। गति के समीकरण 3 होते हैं। गति के समीकरण पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, आप एज इट इज इसको याद रखेंगे। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद रखेंगे। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों एक गति के समीकरण इनको बोला जाता है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण को याद रखेंगे। आइए हर एक लेटर्स का मतलब बताते हैं। v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, t का मतलब क्या होता है, और s का क्या मतलब होता है। आइए समझते हैं। तो भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गति या कोई भी आदमी अगर मोशन कर रहा है, अगर गति कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गया। तो ये तो हुई उसकी प्रारंभिक चाल, और ये क्या हुई? अंतिम वेग। इसी अंतिम वेग को हम किससे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं। तो भी बराबर अंतिम वेग, ठीक, अंतिम वेग या अंतिम चाल। u बराबर प्रारंभिक चाल, क्या? प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग, ठीक। और जो बताए हैं कि बिंदु ए से चला था और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अगर वो 2 घंटे का टाइम लिया है, तो अगर इसको टी से लिखा है तो टाइम को टी से दिखाते हैं। टी बराबर टाइम, ठीक। तो 3 चीज़, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर टाइम। अच्छा आइए, और क्या एक था? ए जो होता है त्वरण होता है, मतलब अपनी स्पीड को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। एफिल रेट, एफिलेटर जानते हैं ना, एफिलेटर से ही बना है एफिलरेशन, उसी को बोलते हैं त्वरण, और इसको ए से दिखाते हैं। और एक अक्षर और था यस को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस या दूरी, जो अभी बताए थे कि ए से बी तक जाता है, तो ए से बी की बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो कितना अक्षर समझ लिए, कितने लेटर समझ लिए? भी समझ लिए, यू समझ लिए, यस समझ लिए, ए समझ लिए, टी समझ लिए, ठीक है। तो भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, यस चली गई दूरी, ए त्वरण, और टी टाइम, ठीक। और 3 गति के समीकरण समझे कौन कौन सा? एक समझे v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समझे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद रखिएगा। और लास्ट वाला समझे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना याद रखिएगा। अगर इतना याद रहेगा तो अभी आगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जिसको आप तुरंत लगा लेंगे। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। 93 क्वेश्चन ये है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली एक कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा? मंदन मतलब वही त्वरण का ही अपोजिट मंदन होता है, तो मंदन पूछा है। तो भैया देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलने वाली कार, अब कोई कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मान लीजिए ए से चल रही है, और बी तक लाते लाते उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। और बी तक कितने सेकंड में पहुंच रही है? 45 सेकंड में। तो पूछ रहा है उसका त्वरण क्या होगा, मंदन क्या होगा। तो हम जानते हैं 3 इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक चाल u बराबर क्या हो गई? 50, अंतिम चाल v बराबर क्या हो गई? 0, ठीक है, क्योंकि अंत में वो रुक जाती है। और समय t बराबर क्या हो गया? 45, और a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। यानी इतना चीज़ दिया है और a की वैल्यू
पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, अभी बताए हैं आपको। v अंतिम वेग का मान क्या है, 0 है, और u का मान क्या है, 50 है, और a का मान निकालना है, और t का मान दिया है कितना, 45 सेकेंड। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि जो इसका वेग दिया है, क्या दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दिया है, 45 सेकेंड। तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा, किस में, सेकेंड में। ठीक है, और सारा आंसर किस में दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो सबसे पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। और कल ही बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। गुणा कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 250/18, यानी उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, 250/18। अब रखते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी, v का मान क्या है, 0, u का मान अभी क्या आया था, 250/18 आया था, a का मान मुझे निकालना है, और t का मान कितना है, 45। ठीक, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -250/18 इक्वल टू 45a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 45 का भाग हो जाएगा, तो 250/18 गुणे 45 बराबर a। ठीक, और ये माइनस में, इसी को बस आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। आइए सॉल्व करके देखते हैं। ये काटेंगे तो 50 बार में, इसको काटेंगे तो 9 बार में, और 18 9 162, और 500 में 162 का भाग देंगे तो आप देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, 50 में 162 का भाग करना है। तो आप जब भाग देंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा बी, यही आंसर निकल के आएगा, क्या, बी। आप देख भी सकते हैं, एक दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब 16 या 48 लगभग 0.3 करके आएगा। अब 0.3 करके एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आया, बी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में मिलेंगे। बस एक ही फार्मूला था, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा हाँ, लास्ट में हम आंसर ए देखे, माइनस में आया है। ठीक है, -0.3 करके, तो माइनस वो क्या कर रहा है, माइनस से वो कर रहा है कि वस्तु का वेग जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, फाइनली तेज़ चल रही वह, और लास्ट में जाके क्या हो गई है, रुक गई है। तो डी एफिलरेशन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मंदन। माइनस क्या शो कर रहा है, मंदन को शो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ समझा दिए हैं, अब आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम समझाएंगे नहीं, बस बता देंगे किस फार्मूले पर लगेगा और आप लोग लगा लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब भैया अगर आपको समझ के मज़ा आ गया है, ठीक है, तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में पूरे 8 मिनट लिया हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ का त्वरण क्या होगा यदि वह टेक के लिए 500 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करने पर ज़मीन छोड़ देती है। अभी 3 फार्मूला बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा बताए थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बताए थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें क्या है, उड़ान भरने वाले जहाज़ का त्वरण a का मान निकालना है, और क्या क्या दिया है, दूरी दिया है s बराबर 500 मीटर। ठीक, और टाइम क्या दिया है, t बराबर 10 सेकेंड दिया है। ठीक, और प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, प्रारंभिक वेग, भाई कोई जहाज़ उड़ेगी तो सब जहाँ से वो चलना चालू करेगी अपने रनवे पे, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका मतलब प्रारंभिक वेग हमको मिल गया 0। अब देख लीजिए कि इसमें यस हो, ए हो, टी हो और यू हो, तो ऐसा इक्वेशन यही है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आइए लगाते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यस का मान दिया है, अब इसमें देखो कुछ चेंज भी नहीं करना है, सारा आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया है। ठीक, और हमको यहाँ भी मीटर है और यहाँ सेकंड है, यानी डायरेक्ट आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्या आता है। यस का मान क्या दिया है, यस का मान दिया है 700। ठीक, यू का मान 0 है, तो 0 गुणे टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए का मान निकालना है,
और टी का मान दिया आपका कितना 10 सेकेंड, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। ठीक, अब आइए फाइनली क्या हो जाएगा 700 बराबर 100A/2, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, और इस 2 का गुणा हो जाएगा 1400 हो जाएगा, 100 का भाग होगा तो क्या हो जाएगा 14, यानी फाइनली ए बराबर क्या आ गया 14 मीटर। चूँकि ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आंसर नंबर डी। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप जरूर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95। ठीक, 95 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ठीक, तो आइए फिर से एक नया चीज़ सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, आप 3 इक्वेशन पढ़े थे गति के, क्या क्या, v बराबर u प्लस AT, एक पढ़े थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक पढ़े थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और कब पढ़े थे, जब कोई वस्तु लीनियर मोशन कर रही है तो, यानी ज़मीन पे चल रही हो तो। लेकिन अगर वही वस्तु ऊपर से नीचे चल रही हो तो, यानी कोई गेंद ऊपर फेंकी जाए तब ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा जी है। ठीक, जब ऊपर फेंका जाएगा तो प्लस जी, और जब नीचे फेंका जाएगा जब ऊपर वस्तु जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगी तो माइनस जी, यानी एक्सेलरेशन घटता हुआ जाएगा। ठीक है, और जब नीचे वही वस्तु आएगी तो क्या होगा प्लस जी होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु ऊपर जाएगी तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ माइनस जी हो जाएगा। ठीक, तो सारे जितने भी इक्वेशन है हर जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ केवल जी हो जाएगा, यानी ये प्लस रहेगा, प्लस यू प्लस जी टी हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। ठीक, एच, और एफ को हम किससे दिखा देंगे, एच से दिखा देंगे। तो समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। तो बस भैया एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, चूँकि ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। ठीक, और एच बराबर यू, ध्यान समझिएगा, जब वस्तु को किसी पत्थर को अधिकतम ऊंचाई क्या होगी अगर वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, उसका प्रारंभिक वेग दिया नहीं है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, तब फार्मूला आपका लगेगा, क्या लगेगा कि v स्क्वायर, ठीक, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस तो समझिए। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अब देखिए पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर एक तो ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे उस पत्थर का वेग क्या हो जाएगा 0, यानी उसका अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया 0, और प्रारंभिक वेग दे रखा है कितना u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और g की वैल्यू दे रखा है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है, तो g का मान क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें v हो, u हो, g हो और h हो। एक ही फार्मूला जिसमें सब आते हैं, कौन कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, चूँकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस 2GH। ठीक, तो v का मान 0 तो 0 हो जाएगा, u का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, माइनस 2g का मान 10 तो गुणे 10, h का मान पूछ रहा है, इसको उठा के इधर लेकर आइए, या पूरे इसको उठा के इधर लेकर आइए, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा फाइनली 20h बराबर 400, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक, तो यानी वो कितनी हाइट तक जाएगा 20 मीटर तक जाएगा। आया समझ में, नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। अब हम जानते हैं इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, समझिए।
अब देखिए कार्य कैसी राशि है, तो कार्य पहले जान लो अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य के अन्य रूप क्या है, ऊर्जा होते हैं, ऊष्मा होते हैं, इन सब का मात्रक एक ही होता है। इन सब कार्य की बीमा क्या होती है, ml²T⁻²। तो कार्य के बारे में पहले इतना जानते रहो, ठीक। और कार्य का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, अर्घ होता है, ठीक। इतना चीज़ जान गए कार्य के बारे में। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा सब एक ही जैसी राशि है, सबका एक ही मात्रक होता है, सबकी एक ही बीमा होती है। और कार्य का एक और मात्रक होता है FGF मात्रक, जिसको बोला जाता है अर्घ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो एकांक समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं, पावर। यानी P बराबर हम पढ़े हैं W/T, और एकदम परिभाषा ही उठा के पूछ दिया है। एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आप समझिएगा, कार्य के बारे में 4-5 चीज़ें बताया हूँ, याद रखिएगा, आगे आएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक। अभी बताएं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। और इसकी बीमा भी क्या होगी, ml²T⁻²। याद रखिएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। शक्ति आउटपुट और शक्ति के इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं। अगर मुझसे कोई पढ़ा होगा क्लास में या ऑफलाइन, तो मैं बताया हूँ, आउटपुट बटा इनपुट ये क्या होता है, इफिशियंसी होती है। इसी को बोलते हैं दक्षता। अब 100 का गुणा कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाती है दक्षता। तो आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। तो आंसर नंबर C, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे 1 मीटर की दूरी तय, तो उसे क्या कहते हैं। लो भैया, अब हम वर्क की परिभाषा क्या पढ़े, W बराबर पढ़े FS, और यही परिभाषा उठा के दे दिया है। अगर 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे कार्य करे और वो 1 मीटर की दूरी, FD होता है, डिस्टेंस होता है, और 1 मीटर की दूरी तय करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं 1 जूल कार्य। क्या बोलते हैं, 1 जूल कार्य। तो आंसर क्या हो गया, A। डायरेक्ट फार्मूला से W बराबर FD कह रहा है कि बल का मान 1 हो और D का मान भी क्या हो, 1 हो। तो क्या हो जाए, 1 गुणे 1 1, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो 1 जूल कार्य होगा। तो आंसर क्या होगा, A, 1 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। अभी हम बताएं अर्घ किसकी इकाई है, अर्घ जूल का ही सीजियस पद्धत है, ठीक है। और ये किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, और 1 जूल में 10�7 अर्घ होता है। तो याद रखिएगा, आंसर नंबर क्या सही होगा, C। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। लो भैया, न्यूटन। तो हम F बराबर क्या पढ़े हैं, F बराबर पढ़े हैं mg, या क्या पढ़े हैं, m में पढ़े हैं, ठीक है। जब अगर केवल द्रव्यमान दिया है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे mg वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो F बराबर हम पढ़े हैं क्या, mg, या W बराबर हम क्या पढ़े हैं, mg। बल ए भी होता है, बल ए भी होता है, बल को ही भार बोला जाता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 1 रख दीजिए, और जी का मान हर जगह क्या होता है, 9.81, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.81 न्यूटन होगा। क्या होगा, 9.81 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, 9.81 न्यूटन। देखिए सब आंसर एक है, हर जगह 981 है, बस पॉइंट का अंतर है। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो आप आंसर गलत टिक कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, C। तो एग्जाम में आंसर को भी ध्यान देना है कि कौन सा आंसर रियल में सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूरे पार कर दिए हम। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक मैट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने, तो कितने होते हैं, 735.5 वाट्स होते हैं। कितने, 735.5
5 वाट होते हैं, वही ब्रिटिश में 745 के आसपास होते हैं। तो आपका पूछा किस में है, मैट्रिक सिस्टम में पूछा है, तो मैट्रिक सिस्टम में 735.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया सेम। एक ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है, तो एक हार्स पावर बताए थे 745.5 होता है, लेकिन 745 के सबसे करीब कौन है, 746 वाट्स। तो दोनों कौन सा याद रखिएगा, मैट्रिक में 735.5 और ब्रिटिश में 746 वाट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक सिस्टम में एक हार्स पावर, ठीक है, हार्स पावर की समतुल्य क्या है। अब वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन अब यहाँ पे मात्रक बदल चुका है, ठीक है, तो मात्रक बदल चुका है, तो आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। तो क्या होगा, 75 kg मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए डायरेक्ट कि मैट्रिक सिस्टम में एक हार्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है, 75 kg मीटर प्रति सेकेंड, और उसमें अगर वाट्स में बताना हो तो 735.5 वाट्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h हाइट है। ठीक है, तो mgh, और चूंकि ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो mgh जूल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, 1/2 mv²। कहाँ पे है 1/2 mv², जी ए है 1/2 mv²। तो आंसर नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी लिखा 1/2 mv, यहाँ लिखा 1/2 mv², आगे इसी तरह लिखा होगा 1/2 m² भी। ठीक है, एक जगह और कहीं लिखा होगा 1/2 m² v²। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, आंसर एग्जैक्ट देख के लगाइएगा। तो आंसर नंबर क्या सही होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 106 तक हो गया। 107 नंबर है कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी ले जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। क्वेश्चन यही है। तो हम कार्य बराबर क्या पढ़े हैं, W बराबर पढ़े हैं F × D, जहाँ F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लेकिन हम सारा आंसर क्या देख रहे हैं, किलोग्राम मीटर में है, न कि न्यूटन में है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, F को या M से ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक, और एक चीज़ और जान जाइए कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर बराबर होता है 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, अगर वही बात किसी अन्य चीज़ के लिए किया जाए, गेहूँ, जैसे 1 लीटर गेहूँ बराबर होगा गेहूँ, या किसी अन्य क्वांटिटी की बात करें तो 0.88 किलोग्राम होता है। ऑयल की बात भी करेंगे तो 0.88, 1 लीटर में 1 kg से कम होता है, 0.88 किलोग्राम होता है। लेकिन अगर पानी की बात करेंगे तो 1 लीटर पानी बराबर 1 किलोग्राम पानी। ठीक, यानी ये तो क्लियर हो गया कि 100 लीटर पानी बराबर, तब क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम पानी। ठीक, यानी यम की वैल्यू हमको मिल गया कितना, 100 किलोग्राम। ठीक, और दूरी मिल गया D बराबर 200 मीटर। ठीक है, यानी पंप जो है 1 मिनट में 100 किलोग्राम पानी को 200 मीटर तक पहुंचा देता है। ठीक, ये तो हो गया उसका 1 मिनट का कार्य। तो 1 घंटे का कार्य पूछा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60। पूरे का गुणा कर लो, पूरे का गुणा करोगे 6 दूनी 12, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 10⁵। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 12 × 10⁵। ठीक, तो आंसर देखिए किलोग्राम मीटर इसका आंसर होगा, न कि न्यूटन मीटर। तो 12 × 10⁵, तो आंसर क्या होगा, बी सही होगा। तो समझ में आ गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 लीटर पानी बराबर होता है 1 किलोग्राम पानी। लेकिन अगर वही मैं पूछूं 1 किलोग्राम ऑयल बराबर क्या होगा, तो 0.88 किलोग्राम होता है। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम जो होता है 1 लीटर से छोटा होता है, समझ रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 × 10⁵। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं। ठीक है, हम चाहते तो आप लोगों को केवल 1 लाइनर क्वेश्चन का है कि इसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक क्या है, ये क्या है, लेकिन ये कठिन चीज़ है, हमको पता है कोई नहीं कराएगा, इसलिए इसको हम
करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से 2 4 10 क्वेश्चन भी अगर आप लगा लिए, समझ जाइए कि आप सक्सेस हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये सब अपने लेवल पे, और हर जगह ये काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर। यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूर चली जाती है तो कार्य, अब इसको तो लगा लेंगे, आसान है। क्या वर्क बराबर आप पढ़े हैं F इंटू डी, और बल का मान दिया है कितना 250 न्यूटन, और दूरी का मान क्या दिया है 15, तो गुणा कर लीजिए बस। एक जीरो हो जाएगा, 25 25 125 होगा, और हासिल कितना जाएगा 12 जाएगा। 25 से कम 25 और 12 क्या हो जाएगा 37, तो 3750 जूल। तो आंसर क्या होगा 3750 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। लीजिए, स्थिति ऊर्जा का भी फार्मूला हम पढ़े थे ऊपर, अभी ऊपर ही बताए हैं, क्या पढ़े थे mgh, और यम की वैल्यू दिया है कितना, यम की वैल्यू दिया है आपका 250, और जी की वैल्यू क्या होता है 9.8, और एच क्या दिया है 30। सबका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा जूल में। तो आप देख लीजिएगा इसी में से कोई, बस इसका गुणा कर देना है आंसर। अच्छा एक चीज़ और, अगर 9.8 का गुणा करने के बाद इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर ट्रिक नहीं लगाया जा सकता है, तो 9.8 की जगह पे आप 10 का गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि जी का मान कहीं 10 होता है तो कहीं 9.8 होता है। अगर न दिया हो तो हमेशा 9.81 मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे 9.81, बस गुणा कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा किसी ऊंचाई पे स्टैटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 109 का। 109 का आंसर क्या होगा बी। ये क्वेश्चन हम लगाए हैं पहले कभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बी। अब देखिएगा आपका बी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के एक पोल पर रखी है तो उसमें स्थिति ऊर्जा, बस लगा सकते हैं mgh 250 गुणे 20 गुणे 9.8, ठीक है। गुणा करेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, और 9.81, तो जो भी गुणा करेंगे आ जाएगा आंसर, लगा लीजिएगा आप, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर आएगा 1962। देखिएगा आपका क्या आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अब देखिए काफ़ी हिंदी वाला थोड़ा मैटर गड़बड़ होता है, ठीक है। इसलिए जब हिंदी का आपको गलत लगे तो अंग्रेजी वाले से काम चलाइएगा, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी आना थोड़ा ज़रूरी है। यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए तो कितना कार्य होगा, तो कितना कार्य होगा W बराबर, वही W बराबर या स्टैटिक एनर्जी हो जाएगा mgh हो जाएगा। आप लगाइएगा, देखिएगा आ जाएगा आंसर, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा का एक रूप होता है, और चूँकि ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा होगा यानी mgh। कुछ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 15.5 गुणे 4.4 गुणे 9.81 का गुणा करिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। लगाइएगा, छोड़िएगा मत, जरूर लगाइएगा, आंसर नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है तो गतिज ऊर्जा, इसको बता दे रहे हैं, तो क्या होगा 1/2 mv², ठीक। अब चूँकि सारा आंसर जूल में है और एक ऐसा मात्रक है एम के एफ SI यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले आप इसी को बदलेंगे किस में, किलोग्राम में। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग कर देंगे, ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड, और भी का मान क्या हो जाएगा v², तो 500 गुणे 500, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 50, यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 गुणे और 25 हो जाएगा, 625 इसका आंसर आएगा। देखिएगा, लगा लीजिएगा, क्या करना था 1/2 mv², बस यम को चेंज करना था। टेक्निकल चीज़ क्या थी, यम को यहाँ पे चेंज करना था, यम को ग्राम में नहीं आपको किलोग्राम में रख के लगाना है, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से देखिए, ऑनलाइन की सबसे बड़ी सुविधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 112 तक हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, तापमान किसको अब यहाँ से चालू हो गया आपका हीट चैप्टर, क्या हीट, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन इसको देखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर में अगर हो सकता है तो। तापमान किसको रिफ़र करता है,
ठीक है। तो तापमान किसको रिफर करता है? ये ऊष्मा की अवस्था को बताता है। किसको बताता है? ऊष्मा की अवस्था को। ठीक, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है? वैसे ऊष्मा की यूनिट जूल भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट पूछा है तो एसआई यूनिट क्या होगी? जूल ही होगी। ठीक है, बाकी एम के फीजीएफ यूनिट क्या होगी? कैलोरी होगी। ठीक, तो ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल हो गया। जूल और किसका होता है? ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सब कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? कैलोरीमीटर का। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए? टेम्परेचर को मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग किसको? अधिक टेम्परेचर मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए। तो सबको याद रखिएगा, कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए, पायरोमीटर अत्यधिक टेम्परेचर मापने के लिए, बैरोमीटर दाब मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 होती है। याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया या छोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अगर मेरी क्लास कोई लिया होगा तो जानता होगा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं हम किसी दिन बताएंगे आपको। अच्छा है, अभी आधे घंटे में नहीं, अभी तो एग्जाम का मैटर चल रहा है तो इसको नहीं, लेकिन बाद में कभी बताएंगे। इसी को बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, तो आप 4-5 स्केल पढ़ें, उसका फार्मूला पहले जान जाइए। C/5 F-32, रियल में उसका ये होता है C-0/100। ठीक है, F-32/180। ठीक है, और K-273/5 होता है और R/4 होता है। तो क्या पूछा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक किसमें होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही किसमें? सेंटीग्रेड में क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सेंटीग्रेड में पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केल्विन में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? केल्विन में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 होता है। कितना? 273। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीजिंग मतलब जमाव बिंदु। अगला क्वेश्चन है आपका, 45 डिग्री को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करिए। ठीक है, तो आप पढ़ें C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 45, तो क्या कट जाएगा? 5 9 45 और क्या हो जाएगा? 9 9 81 और 81 में आपका 32 आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 8 3 11, 113। 113, जी हाँ। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ऐसा बताए हैं, आप देखिएगा। किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है? ये तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अगला है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। ठीक, तो केल्विन वाला आप जानते हैं C/5। ठीक है, और K-273/5 होता है और इसको दिया है C का मान दे रखा है 273, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर रख देंगे -273 बराबर K-273 और -273 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो फाइनली K बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री केल्विन। तो आंसर नंबर ए। बहुत लगाए, आप देखिएगा। ठीक, ऐसे करके आप इसको लगाएंगे, बिल्कुल आसान है, मैं छोड़ रहा हूँ। 124 लगाएंगे। ठीक है, और ठीक है, तो बस 124 तक आज काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन बताए, आप लोग समझिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कल जिनका भी पेपर है या आने वाले समय में एसएससी, रेलवे, ठीक है, UP-SSSC या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाए, तो ये सारे लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, केवल आपके लिए ही नहीं, एक कॉमन लेक्चर है जो हर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।
ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद।